नमस्कार। ये वीडियो 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। प्रिय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सुषमा अग्रवाल जी द्वारा लिखे गए उपन्यास नया रास्ता का अध्याय 16। पढ़ने से पहले मैं अध्याय 16 की प्रमुख घटनाओं को सारांश के रूप में कहती हूँ। आशा की शादी के 2 दिन रह गए थे। मीनू भी मेरठ से 3 दिन पहले आ गई थी। मीनू ने माँ के काम में हाथ बटाया, शादी के कामों में माँ की सहायता की। अभी भी काफी काम बाकी थे। अभी शादी का घर है, काम तो रहेंगे ही। मीनू को कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि उसकी छोटी बहन की शादी उससे पहले हो रही है और उसकी शादी नहीं हो पाई। उसकी बुआ भी शादी से 2 दिन पहले आ गई थी। दयाराम जी ने बहन को अलग कमरे में बुलाकर कहा कि आप मीनू से उसकी शादी के विषय में कुछ ना कहना, क्योंकि दयाराम जी अपनी बहन के स्वभाव को जानते थे। आप भी पढ़ ही चुके हैं। बुआ जी पुराने विचारों की महिला थी। बुआ जी बोली, मैं तो उससे कुछ भी नहीं कह रही हूँ, पर हाँ, तुम आशा की शादी पहले क्यों कर रहे हो? पहले तो मीनू की शादी करनी चाहिए थी। बड़ी को छोड़कर छोटी की शादी नहीं करते। बहन जी, आजकल इन बातों को कौन मानता है? मीनू वकालत पढ़ रही है, अभी उसकी शादी कैसे हो सकती थी? इतना कहकर दयाराम जी अपने काम में व्यस्त हो गए। यहाँ ऐसे लग रहा था जैसे मीनू के पिता मीनू के बचाव में बोल रहे हों। एक रस्म के अनुसार बड़ी बहन को आरती उतारना होता है। जैसे ही उस रस्म का समय आया, बुआ जी बोली, मीनू की माँ, इस रस्म को कौन करेगा? बड़ी बहन ही करती है ये रस्म, इसलिए मीनू ही करेगी। माँ ने ऐसा कहा। बुआ जी कुछ उत्तेजित होकर बोली, अरे मीनू कैसे कर सकती है? ये रस्म तो शादीशुदा बहन ही कर सकती है। मीनू की तो अभी शादी ही नहीं हुई। मीनू का चेहरा मुरझा गया, उदास हो गया। माँ ने कहा कि आजकल कौन मानता है इन सब बातों को? मीनू ही करेगी सारी रस्में। ये कहकर माँ पूजा का थाल सजाने लगी। जैसे ही मीनू ने रस्म शुरू की, वैसे ही सभी महिलाओं की कटाक्षपूर्ण निगाहों ने उसे बेचैन कर दिया। कि कटाक्षपूर्ण निगाहों मतलब व्यंग्यात्मक नजरों ने, जैसे टॉन्ट मार रहे हो, सार्केस्टिक वे से देख रही थी। उस समय मीनू का मन हुआ कि उस पूजा के थाल को वहीं छोड़कर अंदर जाकर खूब रोए, परंतु उसने संयम से काम लिया, अपने आप पर कंट्रोल रखा, नियंत्रण रखा अपने आप पर। रस्म पूरी होने पर वह अपने कमरे में आकर रोने लगी। तभी आशा गई। आशा कमरे में आ गई। उसे देखकर मीनू ने अपने आंसू पोंछ लिए और अपने को संयत करके उससे बातें करने लगी। बारात आने में कुछ ही घंटे रह गए थे। मीनू और आशा की सहेलियों ने आशा को सजाया। लाल रंग के लहंगे में आशा का रंग रूप निखर आया था। निखर आया था मतलब वह और सुंदर लगने लगी। मीनू तैयार होकर नीचे आ गई। इतने में आशा की 2 सहेलियां आ गईं। मीनू उनसे बातें करने लगी। तभी उसका ध्यान उन 2 महिलाओं की ओर गया जो आपस में बैठी बातें कर रही थी। पहली महिला ने पूछा, इनकी बड़ी बेटी कहाँ है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है? दूसरी ने मीनू की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह सामने हरे रंग की साड़ी पहने खड़ी है। मीनू ने शादी में पहनने के लिए अपने लिए हरे रंग की साड़ी खरीदी थी। तीसरी महिला बोली, लड़की तो बड़ी सुंदर है, फिर इसकी शादी क्यों नहीं हुई? इतना सुनकर पहली महिला बोली,
क्या पता चलता है आजकल की लड़कियों का, बड़े नखरे होते हैं इनके। दूसरी महिला जो मीनू के परिवार को अच्छी तरह से जानती थी बोली, ये लड़की वकालत पढ़ रही है, इसलिए इसने अभी शादी करने से मना कर दिया है। तभी पहली महिला बोली कि पढ़ाई के चक्कर में कौन अपनी बेटियों को इतना जवान करता है, आधी उम्र तो पढ़ाई के चक्कर में ही निकल जाती है। मीनू ये सब बातें सुनकर बहुत उब चुकी थी, बोर हो चुकी थी। सोचने लगी कि समाज को किसी भी तरह चैन नहीं पड़ता। मीनू के अंदर बहुत सहन शक्ति थी, पेशेंस थी। अपने दिल की पीड़ा को, दर्द को वह चेहरे तक ना आने दे रही थी, छुपाने की कोशिश कर रही थी। जयमाला का कार्यक्रम संपन्न हो गया। सुबह विदाई के समय आशा मीनू से लिपटकर खूब रोई। दयाराम जी व उनकी पत्नी के नेत्रों से तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। माता पिता है ना, तो उनके आंखों में से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ये कैसी विचित्र घड़ी होती है, अजीब घड़ी होती है। हर पल रहने वाली बेटी के लिए ये घर पराया हो जाता है। आशा के विदा होते ही माँ अंदर जाकर रोने लगी। माँ को रोता देखकर मीनू को लगा कि वह कभी भी शादी नहीं करेगी और वह हमेशा ही माँ के पास रहेगी। मीनू ने माँ को पानी पिलाया, बोली, आप रो नहीं, आपकी एक बेटी तो विदा हुई है, दूसरी बेटी तो आपके पास है, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। नहीं बेटी, ऐसा ना कहो, बेटी तो पराया धन होती है, वह अपने घर में ही शोभा देती है। इतने में दयाराम जी अपनी पत्नी को किसी काम से बुलाकर ले गए। 4 दिन तक मीनू माँ के साथ घर के सभी काम करती रही। विवाह के बाद घर कितना अव्यवस्थित हो जाता है, उसे व्यवस्थित करने का कार्य मीनू ने ही किया। विवाह के बाद घर बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड था और उसको ऑर्गेनाइज्ड करने का काम मीनू ने किया। अब सब कुछ व्यवस्थित हो चुका था। घर का काम तो माँ स्वयं ही खुद ही कर लेती थी। मीनू को अब पढ़ाई की चिंता हो चली। मीनू को लगा कि अब मेरिट जाने के बाद उसे बहुत लगन से, डेडिकेशन से पढ़ना पड़ेगा। वह काफी दिनों की छुट्टियां ले चुकी थी। उसने माता पिता से मेरठ जाने की अनुमति ली। माँ को बिल्कुल अकेला छोड़कर जाना उसे अच्छा नहीं लगा, परंतु एक और माँ का स्नेह था तो दूसरी ओर उसे अपनी पढ़ाई की चिंता। मीनू की माँ ने स्वयं ही उसे मेरठ जाने की अनुमति दे दी, आज्ञा दे दी। वे जानती थी कि आशा के विवाह के कारण मीनू की 10 दिन की छुट्टियां हो गई हैं। बच्चों, अब आप लीजिए अपनी किताब नया रास्ता, अध्याय 16, पेज नंबर 57। किताब पर ध्यान दीजिए और मेरे साथ साथ पढ़िए। मैं आवश्यकता अनुसार व्याख्या करती रहूंगी। अपने हाथ में पेंसिल रखिए। परीक्षा उपयोगी पंक्तियों को तथा कठिन शब्दों को मैं रेखांकित करने के लिए कहती रहूंगी। आप मीनिंग भी साथ साथ लिखते रहिए। पेज नंबर 57। आशा की शादी के 2 दिन रह गए थे। मीनू भी मेरठ से 3 दिन पहले आ गई थी। उसके घर आकर माँ के साथ काफी काम कराया और काफी काम अभी बाकी था, जो कि अगले 2 दिन में करना था। आशा यद्यपि मीनू की छोटी बहन थी, परंतु मीनू को कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि उसकी छोटी बहन की शादी उससे पहले हो रही है। मीनू ने ऐसा महसूस नहीं किया कि उसकी अभी तक शादी नहीं हो पाई और आशा, जो कि उसकी छोटी बहन है, उसकी शादी हो रही है। वह अपनी बहन की शादी में, उसकी खुशियों में खुश थी। अर्थात उसके मन में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या नहीं थी।
उसकी बुआ जी भी शादी से 2 दिन पहले आ गई थी। मीनू के पिताजी व माँ को इस बात की शंका थी मतलब शक था कि कहीं मीनू की बुआ जी उसे ऐसे शब्द ना कह दें जो उसके हृदय को ठेस पहुंचाए, उसको हर्ट करे, क्योंकि वे उनकी आदत को जानते थे। वे जानते थे कि मीनू की बुआ जी की आदत कैसी है, वह पुराने विचारों की औरत थी। अवसर पाकर दयाराम जी ने अपनी बहन को अलग कमरे में बुलाया और कहा, बहन जी, ऐसा है कि आप मीनू से उसकी शादी के विषय में कुछ ना कहना। बुआ जी बोली, ना भैया, मैं तो उससे कुछ भी नहीं कह रही हूँ, पर हाँ, तुम पहले आशा की शादी क्यों कर रहे हो? पहले तो मीनू की शादी करनी चाहिए थी। बड़ी को छोड़कर छोटी की शादी नहीं करते हैं। उनकी ये बात सुनकर पिताजी नम्रता पूर्वक, पोलाइटली, विनय पूर्वक बोले, बहन जी, आजकल इन बातों को कौन मानता है? और फिर मीनू वकालत पढ़ रही है, अभी उसकी शादी कैसे हो सकती है? इतना कहकर पिताजी अपने काम में व्यस्त होकर बिजी हो गए। अगले दिन सुबह से ही शादी की अनेक रस्में क्या होती है? रीति रिवाज शुरू हो गए। एक रस्म के अनुसार बड़ी बहन को आरती उतारनी होती है। जैसे ही उस रस्म का नंबर आया, उस रिचुअल का नंबर आया, बुआ जी बोली, मीनू की माँ, इस रस्म को कौन करेगा? सामने बैठी मीनू की ओर इशारा करते हुए माँ बोली, बड़ी बहन ही करती है ये रस्म, इसलिए मीनू ही करेगी। मीनू? अरे मीनू कैसे कर सकती है? ये रस्म तो शादीशुदा बहन ही कर सकती है, सुहागन बहन ही कर सकती है। आमतौर पर बड़ी बहन की शादी हो चुकी होती है और वह शादीशुदा होती है, इसीलिए बुआ जी ने ऐसे कहा। मीनू की तो अभी शादी ही नहीं हुई, बुआ जी कुछ उत्तेजित होकर बोली। ये बात सुनकर सामने बैठी मीनू का चेहरा मुरझा गया मतलब दुखी हो गया, पेल हो गया, डल हो गया। मीनू के मुरझाए चेहरे को देखकर माँ उसकी मनस्थिति मतलब मन की स्थिति को समझ गई और बुआ जी से बोले, आजकल कौन मानता है इन सब बातों को? मीनू ही करेगी सारी रस्में। पेज नंबर 58। ये कहकर माँ पूजा का थाल सजाने लगी। जो ही मीनू ने रस्म शुरू की, आस पड़ोस की सभी महिलाओं की कटाक्षपूर्ण निगाहों ने मीनू को बेचैन कर दिया। कटाक्षपूर्ण निगाहों का मतलब है सार्कास्टिक वे से देखना। बेचैन कर दिया का अर्थ है रेस्टलेस कर दिया, मीनू को रेस्टलेस कर दिया। सभी आपस में धीरे धीरे कटाक्ष करने लगी, टॉन्ट मारने लगी उसे। उस समय मीनू का दिल हुआ कि उस पूजा के थाल को वहीं छोड़कर अंदर बिस्तर पर जाकर खूब रोए, परंतु उसने संयम से काम लिया, मतलब अपने आप पर नियंत्रण रखा। रस्म पूरी हो जाने पर ही वह वहां से हटी, तब तक वहीं पे खड़ी रही। जब सब रस्म पूरी हो गई, तब वह अंदर गई और बिस्तर पे जाकर रोने लगी। जैसे ही वह अंदर कमरे में गई, एकांत में मतलब अकेले में, उसका हृदय रो पड़ा। उसके नेत्रों से आंसू टपक पड़े, आंखों से आंसू गिरने लगे। इतने में ही आशा ने कमरे में प्रवेश किया। आशा अंदर आ गई। आशा को देखकर उसने झटपट अपने आंसू पोंछे और अपने को संयत करके आशा से बातें करनी शुरू कर दी। उसने अपने पे कंट्रोल किया ताकि आशा कहीं देख ना ले कि वह रो रही थी। अगले दिन घर में विशेष चहल पहल थी मतलब खास रौनक थी, क्योंकि घर में शादी है। काफी मेहमान आ चुके थे, गेस्ट आ चुके थे। बारात आने में कुछ ही घंटे रह गए थे। बच्चे एक समूह में एकत्रित होकर खेल रहे थे। समूह में मतलब ग्रुप में, एकत्रित होकर मतलब इकट्ठे होकर खेल रहे थे। सभी बड़े व्यक्ति काम में व्यस्त थे, बिजी थे। शाम के समय कुछ रस्में होने के बाद आशा को तैयार होने के लिए ऊपर वाले कमरे में भेज दिया गया।
मीनू व आशा की कुछ सहेलियों ने मिलकर उसे सजाया। लाल रंग के लहंगे में आशा का रंग रूप और अधिक निखर आया था, वह और सुंदर लगने लगी थी। जो कोई भी उसे देखता उसके रंग रूप की प्रशंसा करता। आशा के विवाह में पहनने के लिए मीनू ने एक साड़ी खरीदी। वैसे तो साड़ी पहनने में उसे बहुत अधिक परेशानी अनुभव होती थी, क्योंकि शुरू में साड़ी संभालना कोई आसान काम तो नहीं है, परंतु उसने अपने लिए विशेष तौर से विवाह में पहनने के लिए साड़ी खरीदी थी, इसलिए उसने साड़ी को ही पहना। हरे रंग की उस साड़ी में मीनू सुंदर लग रही थी। हल्का सा मेकअप करने के बाद उसका रंग रूप निखर आया था, वह भी और सुंदर दिखने लगी। उसे साड़ी पहनने का अभ्यास नहीं था, इसलिए उसने साड़ी बांधकर पिन ठीक प्रकार से लगा लिए थे, जिससे कि किसी प्रकार की असुविधा ना हो, मतलब उसे अनकंफर्टेबल फील ना हो, इनकन्वीनियंस ना हो। झटपट तैयार होकर मीनू नीचे उतर आई। घर में काफी मेहमान आ चुके थे। उसने उन सबका स्वागत किया। इतने में ही आशा की दो सहेलियां आ गईं। मीनू उनसे बातों में व्यस्त हो गई। तभी उसका ध्यान उन दो महिलाओं की ओर आकर्षित हो गया, अट्रैक्ट हो गया, उनकी तरफ चला गया, जो आपस में बैठी बातें कर रही थी। पहली महिला ने पूछा, इनकी बड़ी बेटी कहाँ है, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है? दूसरी महिला ने मीनू की तरफ इशारा करते हुए बताया, वह सामने जो हरे रंग की साड़ी में खड़ी है, वही बड़ी बेटी है। तीसरी महिला बोली, लड़की तो बड़ी भी सुंदर है, फिर इसकी शादी क्यों नहीं हुई? पेज नंबर 60। इतना सुनकर पहली महिला बोल पड़ी, क्या पता चलता है आजकल की लड़कियों का, बड़े नखरे होते हैं इनके। दूसरी महिला, जो कि मीनू के परिवार को अच्छी तरह जानती थी, बोली, ये लड़की वकालत पढ़ रही है, इसलिए इसने अभी शादी करने से मना कर दिया। ये जो औरत बता रही है कि बहुत नखरे होते हैं, वे क्या कहना चाहती थी? कि आजकल की लड़कियां बहुत टेंट्रम्स वाली होती हैं, टेंट्रम्स दिखाती हैं। क्या पता क्या बात है, क्यों मीनू शादी नहीं कर रही? दूसरी महिला, जो कि मीनू के परिवार को अच्छी तरह जानती थी, बोली, ये लड़की वकालत पढ़ रही है, इसलिए इसने अभी शादी करने से मना कर दिया। तभी पहली बोल पड़ी, पढ़ाने के चक्कर में कौन अपनी बेटियों को इतना जवान करता है? आधी उम्र तो पढ़ाई के चक्कर में ही निकल जाती है। यहाँ ये औरत ये कहना चाहती है कि क्या मीनू के माता पिता को समझ में नहीं आता कि मीनू की उम्र बढ़ती जा रही है, बाद में योग्य वर मिलना मुश्किल हो जाएगा। मीनू आशा की सहेलियों के साथ खड़ी बातें कर रही थी, परंतु उसके कान उन महिलाओं की बातें सुन रहे थे। ये सब बातें सुन सुनकर वह बहुत उब चुकी थी, मतलब फेड अप हो गई थी, बोर हो गई थी। क्या इस समाज में किसी को अपनी तरह से जीने का अधिकार नहीं? वह शादी करे या ना करे, किसी को क्या चिंता है इस बात की? इस समाज को किसी तरह भी चैन नहीं पड़ता। इस तरह की बातें सुनकर मीनू का हृदय बेचैन हो उठता, व्याकुल हो उठता। उसके हृदय की पीड़ा को कोई नहीं समझ पाता था, उसके दर्द को कोई नहीं समझ सकता था। फिर भी मीनू के अंदर बहुत सहन शक्ति थी, मतलब टॉलरेंस थी, पेशेंस थी। अपने दिल की पीड़ा को वह चेहरे तक ना आने दे रही थी। जयमाला का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया। मीनू प्रसन्नता पूर्वक हर कार्य करती रही और हर कार्यक्रम में भाग लेती रही। सुबह विदाई के समय आशा मीनू से लिपटकर खूब रोई थी। दयाराम जी व उनकी पत्नी के नेत्रों से तो आंसू रुक ही नहीं पा रहे थे। ये कैसी विचित्र घड़ी होती है। माता पिता जिस बेटी का लालन पालन इतने वर्षों तक लाड़ प्यार से करते हैं, उसी बेटी को सदा के लिए दूसरे के हाथों में सौंप देते हैं।
हर पल साथ रहने वाली बिटिया के लिए वह घर पराया हो जाता है। घर ही क्या, बिटिया भी तो पराया धन ही हो जाती है। अभी ये बात को ध्यान से समझिए। ये कैसी विचित्र अजीब घड़ी होती है से तात्पर्य है उस समय से जिस समय माता पिता अपनी बेटी की विदाई करते हैं, उसे ससुराल भेजते हैं, अर्थात बेटी को उसके पति के साथ उसके ससुराल जाना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है दूसरे के हाथों में सौंप देते हैं। उसी समय माता पिता का घर बेटी के लिए पराया हो जाता है, बेगाना हो जाता है, अपना नहीं रहता। मतलब मायका मतलब माँ का घर पराया हो जाता है। तो फिर वह घर किसका हो जाता है? भाई और भाभी का घर हो जाता है और ससुराल उसका अपना घर हो जाता है। घर ही क्या, बिटिया भी तो पराया धन ही हो जाती है। ये पंक्ति का अर्थ ध्यान से समझिए। पराया मतलब दूसरों का। जिस प्रकार पराया धन लौटाना पड़ता है, उसी प्रकार बेटी की शादी करके उसे एक दिन ससुराल भेजना ही पड़ता है, अपने घर से विदा करना पड़ता है, क्योंकि वह पराया धन है, दूसरों की अर्थात पति और ससुराल वालों की अमानत है, भविष्य की अमानत है। भाव ये हुआ कि भविष्य में उसके साथ उसके सास ससुर, पति, उसके बच्चे होंगे और उसकी अपनी एक घर गृहस्थी होगी। इसलिए हर माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपनी बेटी का विवाह करके उसे विदा करें। आगे चलें। हाँ, तो आगे देखिए। जैसे ही आशा विदा हुई, माँ अंदर जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी के नेत्र भी जल से पूर्ण थे, परंतु उन्होंने अपने ऊपर संयम रखकर, नियंत्रण रखकर अपना काम शुरू कर दिया। माँ को इस तरह रोती देखकर मीनू को लगा कि वह कभी भी शादी नहीं करेगी और हमेशा ही माँ के पास रहेगी। माँ के प्रति एक विचित्र स्नेह उसके हृदय में उमड़ पड़ा। कितना कष्ट सहा है माँ ने हमारे लिए। उन्होंने हमारी हर खुशी व सुख सुविधा का ध्यान रखा है। अपनी बीमारी में भी सदैव उन्हें हमारी ही चिंता रहती है। पर ये कैसा रिश्ता होता है जो कि पल भर में बेटी को माँ से अलग कर देता है। इस तरह के अनेक विचार मीनू के मस्तिष्क में घूमने लगे। मीनू ने माँ को एक गिलास पानी पिलाया और सांत्वना देते हुए, कंसोल करते हुए, दिलासा देते हुए, पैसिफाई करते हुए क्या बोली? माँ आप रो नहीं, आपकी एक बेटी ही तो विदा हुई है, दूसरी बेटी तो आपके पास ही है। ये बेटी आपको रोता हुआ छोड़कर नहीं जाएगी, ये आपके पास ही रहेगी। पेज नंबर 61। ये बात सुनकर माँ ने मीनू को अपने हृदय से लगा लिया और वांसी स्वर में रोते हुए आवाज में बोली, नहीं बेटी, ऐसा ना कहो। बेटी तो पराया धन ही होती है, वह अपने घर में ही शोभा देती है। इसको ध्यान से समझिए। बेटी तो पराया धन ही होती है और अपने घर में ही शोभा देती है, अर्थात ससुराल ही, पति का घर ही बेटी के लिए, जब बेटी का अपना घर होता है। ससुराल या फिर कह लीजिए पति का घर, वही बेटी के लिए बेटी का अपना घर होता है और वह वहीं पे अच्छी लगती है, उस घर की शोभा बढ़ाती है। वह अपने घर की, ससुराल की गृह लक्ष्मी होती है। हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे, उसे वहां हर तरह से मान सम्मान मिले और वह अपने घर में सुखी रहे। अभी यहाँ प्रश्न ये उठता है मन में कि बेटी की शादी के लिए पहले तो माँ बाप बहुत परेशान होते हैं कि किसी तरह बेटी के हाथ पीले हो जाए, अर्थात उसकी शादी हो जाए।
लेकिन फिर विदाई के समय बहुत रोते हैं। क्यों बताइए? तो उत्तर है, बेटी की शादी के लिए माता पिता परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें बेटी के भविष्य की चिंता होती है। अब माता पिता हमेशा के लिए साथ नहीं रहते, वृद्धावस्था में कभी भी मृत्यु हो सकती है, यही प्रकृति का नियम है। बेटी को जीवन भर साथ देने वाला पति, परिवार, बच्चे मिले, यही उनकी इच्छा होती है। लेकिन जब बेटी की विदाई का समय आता है, तब बेटी के दूर जाने से उन्हें दुख होता है, क्योंकि बहुत सालों से बहुत प्यार से बेटी को पाल पोस कर बड़ा जो किया होता है। इसीलिए एक विचित्र, एक पवित्र, पक्के प्रेम का रिश्ता बनना स्वाभाविक है, नेचुरल है। और जब वे प्यारी बिटिया विदा होती है, पराई होती है, तो वे रोते हैं, वह भी स्वाभाविक है, नेचुरल है। माता पिता रोते तो हैं, पर दिल में एक खुशी भी होती है। कैसी खुशी? कि उनकी बेटी का घर बस गया। समझ में आया? आगे चलो। तो आगे बढ़ते हैं। इतने में ही दयाराम जी अपनी पत्नी को किसी काम के लिए बुलाकर ले गए। 4 दिन तक मीनू माँ के साथ घर के सभी काम करती रही। विवाह के बाद घर कितना अव्यवस्थित हो जाता है, उसे व्यवस्थित करने का कार्य मीनू ने ही किया। अव्यवस्थित, अनऑर्गेनाइज्ड, व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड। अब सब कुछ व्यवस्थित हो चुका था। घर का काम तो माँ स्वयं ही कर लेती थी, खुद ही कर लेती थी। मीनू को अब अपनी पढ़ाई की चिंता हो चली थी। मीनू को अभी शादी का काम खत्म हो गया, इसलिए पढ़ाई याद आ गई, पढ़ाई की चिंता होने लगी। जब तक शादी के कार्य में व्यस्त रही, तब तक उसका ध्यान पढ़ाई की ओर नहीं गया। विवाह का संपूर्ण कार्य संपन्न हो जाने पर मतलब पूरा हो जाने पर उसका ध्यान अपनी पढ़ाई की ओर गया। मीनू को लगा कि अब मेरठ जाने के बाद उसे बहुत लगन से पढ़ना पड़ेगा। लगन का अर्थ है डेडिकेशन, क्योंकि वह काफी दिनों की छुट्टियां ले चुकी थी। उसने अपने माता पिता से मेरठ जाने की अनुमति ली। माँ को बिल्कुल अकेला छोड़कर जाना उसे अच्छा नहीं लगा, परंतु एक ओर माँ का स्नेह था, तो दूसरी ओर अपनी पढ़ाई की चिंता। मीनू की माँ ने स्वयं ही उसे मेरठ जाने की अनुमति दे दी, आज्ञा दे दी, परमिशन दे दी। वे जानती थी कि आशा के विवाह के कारण मीनू की 10 दिन की छुट्टियां हो गई हैं। अभी अपने हाथ में पेंसिल लीजिए और वापस पेज नंबर 57 पे आइए। पहली पंक्ति, आशा की शादी के 2 दिन रह गए थे। मीनू भी मेरठ से 3 दिन पहले आ गई थी। इसको रेखांकित कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। इसके बाद पेज नंबर 58, पहली पंक्ति, आस पड़ोस की सभी महिलाओं की कटाक्षपूर्ण निगाहों ने मीनू को बेचैन कर दिया। सभी आपस में धीरे धीरे कटाक्ष करने लगी। अंडरलाइन कीजिए। इसके बाद
पेज नंबर 60। ये कैसी विचित्र घड़ी होती है। माता पिता जिस बेटी को पालन इतने वर्षों तक लाड प्यार से करते हैं, उसी बेटी को सदा के लिए दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। हर पल साथ रहने वाली बिटिया के लिए वह घर पराया हो जाता है। घर ही क्या, बिटिया भी तो पराया धन ही हो जाती है। यहाँ तक अंडरलाइन कीजिए, रेखांकित कीजिए। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ। मीनू ने माँ को एक गिलास पानी पिलाया और सांत्वना देते हुए बोली, माँ आप रो नहीं, आपकी एक बेटी ही तो विदा हुई है, दूसरी बेटी तो आपके पास ही है। ये बेटी आपको रोता हुआ छोड़कर नहीं जाएगी, ये आपके पास ही रहेगी। इन पंक्तियों को रेखांकित कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद पेज नंबर 61 पे आइए। सेकेंड लाइन, दूसरी पंक्ति। बेटी तो पराया धन ही होती है, वे अपने घर में ही शोभा देती है। इसको अंडरलाइन कीजिए। फिर 4 दिन तक मीनू माँ के साथ घर के सभी काम करती रही। विवाह के बाद घर कितना अव्यवस्थित हो जाता है, उसे व्यवस्थित करने का कार्य मीनू ने ही किया। इसको अंडरलाइन कीजिए। फिर लास्ट पंक्ति, वे जानती थी कि आशा के विवाह के कारण मीनू की 10 दिन की छुट्टियां हो गई। कितने दिन की छुट्टियां? 10 दिन की छुट्टियां। इस पंक्ति को भी रेखांकित कीजिए। तो ये था आपका अध्याय 16। धन्यवाद।